बहस करने लगा जबकि भीड़ और ज्यादा गुस्से में आ गई। अचानक से एक फौजी ने एडम को गोली मार दी। जब भीड़ में खड़ा एक दूसरा इंसान जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगा तो उसे भी गोली मार दी गई। सोल्जर्स ने गेट बंद कर दिया और अलार्म बजना शुरू हो गया। उसी वक्त आसमान में आता हुआ एक तूफान दिखाई दिया और भीड़ घबरा कर भागने लगी। अमीना और जॉन के परिवार ने एक वैन को रोका और ड्राइवर से उन्हें लंदन ले जाने को कहा, लेकिन ड्राइवर पेमेंट मांगने लगा, जिसके लिए जॉन ने उसे अपनी घड़ी दे दी। जिसके बाद ड्राइवर मान गया और गाड़ी तेज रफ्तार से शहर से निकल पड़ी। समय रहते वो लोग तूफान से भी बच गए। एलिसन नेथन को गले लगाकर तसल्ली दे रही थी कि सब सही हो जाएगा, जबकि अमीना एडम के लिए बहुत दुखी थी। ड्राइवर ने बताया कि लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि खाने के लिए किसी को भी मार देंगे। कुछ घंटे बाद वैन जंगल के बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गई। तब जॉन ने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हें फ्रांस की हालत के बारे में कुछ पता है? और ड्राइवर कहने लगा कि वो इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे तो एस्ट्रॉइड के खड्डे वाली वो बात झूठ सी लगती है कि वहाँ पर बहुत बढ़िया जमीन है, पानी है, सब कुछ है। अचानक उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि आसमान से अभी भी एस्ट्रॉइड के कई टुकड़े गिर रहे हैं। सभी लोगों ने तुरंत जल्दी से पेड़ों को पकड़ लिया ताकि वो हवा के साथ उड़ न जाए। लेकिन तभी वो ड्राइवर कहने लगा कि वो वैन ही मेरा सब कुछ है। वो अपनी वैन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इसी दौरान टुकड़े जमीन पर गिरने लगे और उनमें से एक ने ड्राइवर के साथ साथ वैन को भी तबाह कर दिया। जब ये टुकड़ों की बारिश खत्म हुई तो हमारे 4 बचे लोगों ने वैन से अपने बैग और काम की जो भी चीज मिल सकी निकाल ली और अब पैदल ही आगे का सफर जारी रखा। आखिरकार वो लंदन पहुंच गए और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खुला और अचानक से मैकेंजी नाम की औरत ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन इत्तेफाक से ये लोग मैकेंजी के पुराने दोस्त थे। उसने तुरंत बंदूक नीचे कर ली और उन्हें अंदर आने दिया। फिर उसने उन्हें बिल्डिंग के अंदर घुमाया और बताया कि ये बिल्डिंग एक रिटायरमेंट होम है, इसीलिए यहाँ रहने वाले सारे लोग बुजुर्ग हैं। मैकेंजी ने बताया कि मैंने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है और कुछ सोलर पैनल्स की मदद से जनरेटर चल रहा है, वो हवा को साफ करता रहता है। सबने खाना पीना खाया और खूब बातें करने लगे। जॉन ने अब मैकेंजी से फ्रांस के उन गहरे गड्ढों के बारे में पूछा। मैकेंजी ने कहा कि मैंने अफवाहें तो सुनी, लेकिन मैं नहीं जानती वो सच है या नहीं। बाद में एलिसन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोए कैसे? जॉन बाथरूम में बार बार खांस रहा था। जब उसने सिंक में देखा तो उसे खून दिखाई दिया। जॉन ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलिसन ने कहा कि सच बताओ प्लीज। इसलिए जॉन ने आखिरकार अपना राज खोला। वो कहने लगा कि बंकर में एक डॉक्टर ने बताया था मुझे कि जब खून आने लगे तो सिर्फ 6 से 8 हफ्ते बचे हैं जीने के। ये सुनकर एलिसन पूरी तरह टूट गई। वो कहने लगी कि हम लोग यहीं रुक जाते हैं 2 महीने, तुम अपने आखिरी दिन आराम से बिता लो। लेकिन जॉन ने कहा कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मैं तुम्हें और हमारे बेटे को सही सलामत फ्रांस तक लेके जाऊंगा। वहीं तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढने के बाद शांति से मर पाऊंगा मैं। अगले दिन मैकेंजी ने उन्हें रिटायरमेंट होम में खड़ी एक पुरानी गाड़ी सौंप दी ताकि वो लोग सुरक्षित अपनी जगह तक पहुंच पाए। उसने जॉन के हाथों में एक बंदूक भी थमा दी ताकि वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। मैकेंजी ने उन्हें आखिरी बार गले लगाया और फिर चारों वहाँ से रवाना हो गए। कुछ घंटे बाद जब वो शहर के किनारे से गुजर रहे थे तो जॉन ने देखा कि नेथन उदास लग रहा है और वो आपस में बातचीत करते हुए कोई गेम खेलने लगे। और तभी अचानक एक गोली खिड़की को तोड़ते हुए सीधा अमीना को जा लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। झाड़ियों में छुपे कुछ आदमी उन पर लगातार गोलियां चलाते रहे, लेकिन उन्होंने इंजन को निशाना नहीं बनाया क्योंकि उनका मकसद कार को चुराना था। जॉन ने तुरंत गाड़ी के पीछे पोजीशन ले ली और जवाब में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लुटेरे पास आते गए जॉन ने उन्हें एक एक करके मार गिराया। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, लेकिन जॉन की गोलियां खत्म हो गई। मगर एलिसन के पास दूसरी बंदूक थी और उसने आखिरी आदमी को गोली मार दी इससे पहले कि वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाता। एक दूसरे को तसल्ली देने के बाद उन्होंने मिलकर एक गड्ढा खोदा और अमीना को दफना दिया। जॉन अपनी दोस्त को अलविदा कहते हुए प्रार्थना करने लगा, जिसे नेथन ने बड़े गौर से सुना। कुछ घंटे बाद परिवार एक बड़े से रेगिस्तानी इलाके में पहुंच गया। वो समझ गए कि ये जगह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो समुद्र हुआ करता था वो है। यहाँ से पानी हट चुका था तो कम से कम उन्हें बोट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। रास्ते में उन्हें कई सारे समुद्र